हेलो नमस्कार, मैं कृष्णाकांत। तो चलिए हम लोग पिछला वीडियो में कहाँ तक पढ़े थे? वेदांग एवं सूत्र तक, यहीं तक ना देख लेते हैं। पर वेदांग एवं सूत्र, हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पुराण को समझने वाले हैं, पुराण के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पुराण के बारे में। थोड़ा देखिएगा, हवा बहुत तेज़ चल रही है। देखिए, पुराण के बारे में आज हम लोग समझते हैं कि पुराण, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है ना। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है, ठीक है ना। आप लोगों को अलग एक आवाज़ आ रही होगी जो कि हरि कीर्तन हो रहा है, ठीक है। उस बात पे आप ध्यान मत दीजिएगा, वो आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हल्का डिस्टर्ब क्या बोलिए। चलिए, भगवान का कथा हो रहा है, अच्छी बातें हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, पुराण के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है क्लियर ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुराण के रचयिता कौन है? अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि पुराण का रचयिता कौन है। तो पुराण का जो रचयिता है वो कौन है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक है ना। पुराणों का रचयिता कौन है? पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है पुराण के रचयिता। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पुराण कितने हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए, पुराण 18 पुराण है, ठीक है ना। उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना है। 18 पुराण है। कौन कौन से 18 पुराण हैं? देखिए, नंबर 1, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ब्रह्म पुराण, नंबर 2 पद्म पुराण, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 वायु पुराण, नंबर 5 भागवत पुराण, नंबर 6 नारद पुराण, नंबर 7 में क्या है? मार्कंडे पुराण। क्या है? मार्कंडे पुराण। ठीक है ना। नंबर 8 में क्या है? अग्नि पुराण। अग्नि पुराण। नंबर 9 में कौन सा पुराण है? भविष्य पुराण। भविष्य पुराण।
और देखिए इसको मिटा दें, आप लोगों को याद कर लिए है ना, या नोट कर लीजिए। पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नंबर 10 में क्या है, नंबर 10 में आप लोगों को कहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण 10 में कौन सा पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। ठीक है ना। नंबर 11 में आप आ जाइए लिंग पुराण। लिंग पुराण नंबर 12 में आपका वराह पुराण। वराह पुराण नंबर 13 में स्कंद पुराण। नंबर 13 में क्या, स्कंद पुराण। ठीक है। नंबर 14 में आप आ जाइए वामन पुराण। नंबर 15 में आप आ जाइए कुर्म पुराण। नंबर 16 में आप आ जाइए मत्स्य पुराण। अब आ जाइए देखिए नंबर 17 में आप आ जाइए गरुड़ पुराण। और नंबर 18 में आपका है ब्रह्मांड पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ठीक है ना। कौन कौन से, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हैं। और इन 18 पुराणों में से केवल 5 ऐसे पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है, मिलती है। कौन कौन से वो 5 पुराण हैं, देखिए नंबर रखिएगा। राजाओं की वंशावली 5 पुराणों में पाई जाती है। नंबर 1 मत्स्य पुराण, नंबर 2 वायु पुराण, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 ब्रह्म पुराण और नंबर 5 भागवत पुराण। ठीक है ना। ये 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इसको आपको उतारना है, उतार लीजिए, नहीं तो सिर्फ ध्यान में रखिएगा, आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है। देखिए पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जो है, ये 18 पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन और सब प्रमाणिक है। ठीक है ना। मत्स्य पुराण जो कि सबसे प्राचीन है और प्रमाणिक पुराण है, प्रमाणिक है। ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखिए पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ठीक है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण को सुन सकते थे। और पुराणों का पाठ ऋषि लोग मंदिरों में किया करते थे। ठीक है ना। जो पुराणों का जो पाठ है वो ऋषि लोग क्या करते थे, मंदिरों में इसका पुजारी जो है पाठ करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। ठीक है ना। देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। सामाजिक एवं
सांस्कृतिक दृष्टि से सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। काफ़ी महत्व है। क्यों है भाई काफ़ी महत्व? सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। क्यों है? क्यों महत्व है? क्योंकि इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। क्योंकि इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण दिया गया है। ठीक है ना। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक है ना। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। उपनिषद जो है, उपनिषदों की रचना आप लोगों को पहले पढ़ाए, इससे पहले पढ़ाए हैं। उपनिषदों की जो रचना थी वो पुराणों से पहले हुई थी। ठीक है ना। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। ठीक है, इतना आप समझ गए ना। अब यहाँ पे पुराण जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आप आगे किस चीज़ की जानकारी प्राप्त करते हैं? बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। पुराण को हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब देखिए, आते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। क्या क्या चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी है हमें? बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। ठीक है ना। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य दिखाई दे रहा है क्लियर आप लोगों को? चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। देखिए, घबराइए नहीं। आप लोगों को सवाल मन में उठ रहा होगा कि यह जातक क्या होता है। जातक का मतलब होता है कथा। ठीक है ना। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी है कहानी वर्णित है। जातक का अर्थ होता है कथा। ठीक है, अब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी इसमें। हीनयान प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है ना। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? कथा वस्तु है। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है, देखिए, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु। क्या है? आप लोगों से अगर कोई पूछे, एग्जाम में अगर पूछ दे कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो क्या मारेंगे हम लोग? कथा वस्तु। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रही है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के साथ साथ अनेक कथाओं इसमें वर्णित है। ठीक है ना, कथा वस्तु में। देखिए आगे चलते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य जो है, बौद्ध का यहाँ पे हम लोग को समाप्त कर चुके। ठीक है ना। अब जैन का देखते हैं।
देखिए जैन जो है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब देखिए आप लोगों के मन में फिर सवाल उठ रहा होगा कि आगम का अर्थ क्या होता है, आगम मतलब क्या होता है। तो देखिए आगम का मतलब होता है कि जिससे वस्तु तत्व का पूर्ण ज्ञान हो। आगम का अर्थ क्या होता है, देखिए बता दे रहे हैं ऊपर, हम नोट करना तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिसमें वस्तु तत्व का पूर्ण ज्ञान हो, उसे क्या कहा जाता है, आगम। जैसे वस्तु तत्व का पूर्ण ज्ञान हो उसे क्या कहा जाता है, आगम। समझ रहे हैं क्लियर ना, और आपको क्लियर नज़र आ रही है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत समझने वाली बात है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन जो धर्म है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है, कल्पसूत्र से। इसको भी आप नोट कर लीजिए, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। समझते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है, देखिए जैन जो ग्रंथ है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। देखिए आगे, देखिए आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, इसको मिटा देना। देखिए आगे देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आप लोगों को पता होगा, अधिकतर लोगों को पता होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, देखिए अर्थशास्त्र, इनके लेखक कौन हैं, आप बोलेंगे चाणक्य। सबको पता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। अगर हम कहें कि नहीं कौटिल्य हैं तो क्या गलत हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। लेकिन हम अगर कहें कि कौटिल्य है तो क्या गलत हो जाएगा मेरा आंसर, बताइए क्यों नहीं गलत होगा। और फिर हम बोले कि नहीं कौटिल्य भी नहीं, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ना चाणक्य है ना कौटिल्य है, हम कहेंगे विष्णुगुप्त हैं, तो क्या मेरा आंसर गलत हो जाएगा। और क्या ये दोनों गलत हो जाएगी, नहीं। क्यों नहीं गलत होगा, क्योंकि चाणक्य जो हैं इन्हीं का जो नाम है ना वो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। चाणक्य जी कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र के लेखक, अगर ऑप्शन में ये दोनों है, ये दोनों नहीं है और ये है, और 3 ऑप्शन है तो आंसर ये हमारा आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये दोनों नहीं है और ये है और 3 अलग जो है तो आंसर ये हमारा आएगा, ठीक है। आप समझ चुके हैं। अगला में अगर ये है और बाकी सब नहीं है, बाकी ये दोनों नहीं है, ये है और बाकी 3 है तो चाणक्य हमारा आएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ठीक है।
इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। और इनका जन्म जो है, चाणक्य जी का जो जन्म है, अनुमानतः बता रहे हैं आप लोगों को, पूरा क्लियर नहीं, अनुमानतः बता रहे हैं। चाणक्य जी का जन्म लगभग 376 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, लगभग बता रहे हैं। चाणक्य जी किसी, अगर आप कहीं भी पूछते हैं या कोई भी बुक में या विकिपीडिया से अगर आप पूछते हैं तो देखिए वो भी लगभग ही बताएगा। 376, किसी में 376 आपको बताएगा, किसी में 375 बताएगा, या किसी में 377 बताएगा, ठीक है ना। ये अनुमानतः बताया जा रहा है। हम क्या बता रहे हैं, अनुमानतः लगभग 376 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किनका, चाणक्य जी का, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 283 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था ये भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन अगर पूछ दे, कहीं भी अगर पूछ दे तो आप जवाब क्या दीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए सब चीज़ बता रहे हैं। देखिए इनका जन्म 376 ईस्वी पूर्व में तो हुआ ही था अनुमानतः, लेकिन किस स्थल पर हुआ था, देखिए स्थान बता रहे हैं आप लोगों को, विक्रमशिला, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पटना में, ठीक है ना। और ये चाणक्य कौन थे, चाणक्य कौन थे, क्या आप लोगों को पता है चाणक्य कौन थे? चाणक्य कौन थे? चाणक्य जो थे ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख महामंत्री थे। चाणक्य कौन थे? चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख महामंत्री थे, ठीक है ना। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख महामंत्री थे, ठीक है ना। क्लियर नजर आ रही है ना आप लोगों को? चंद्रगुप्त मौर्य प्रमुख महामंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख महामंत्री थे कौन? चाणक्य थे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है वो किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? चाणक्य के द्वारा, ठीक है, या कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा, ठीक है ना। इसमें 15 अधिकरण हैं। अधिकरण कितने हैं अर्थशास्त्र में? अधिकरण कितने हैं? 15 अधिकरण, ठीक है ना। 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं। प्रकरण कितने हैं? 180 प्रकरण हैं। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 150 अध्याय, 150 अध्याय, 6000 क्या है? 6000 श्लोकों से युक्त है। 6000 श्लोकों से युक्त यह एक महान ग्रंथ है, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग इतिहास की चैप्टर को उठा करके पूरी तरह से एक हम लोग सेट तैयार किए हैं हम, ठीक है ना। उसी से आप लोगों को बता रहे हैं। जो सेट तैयार किए हैं आप लोगों को कहीं एक बुक में आपको मिलेगा नहीं। एक बुक में आप चाहिए कि जो हम बता रहे हैं वो एक बुक से लिया गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 4-5 बुकों का मेल जो है ना उसी से हम उठाए हुए हैं, ठीक है। और इसी तब हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं आप लोगों को। हर जगह चाणक्य जी का जन्म और मृत्यु और कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये आप लोगों को एक बुक में आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए हम 4-5 बुक का जो है उसका निचोड़ एक कॉपी में उतार लिए और उसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए अगर आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखिए, क्योंकि 2-3 बार देखिएगा। क्यों
इतना तुर कर हम बता रहे हैं आप लोगों को कि 2 से 3 बार अगर आप वीडियो सिर्फ देखिएगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और कहीं अगर आपको ऐसा लगता है जो कि नोट करना पड़े, उसको थोड़ा हल्का बहुत नोट कर लीजिए। देखिए, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र 15 अधिकरण से युक्त है, 180 प्रकरण से युक्त है, 150 अध्याय से युक्त है और 6000 श्लोकों के साथ एक युक्त है, और जो कि महान ग्रंथ है। ठीक है ना। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय, 6000 श्लोकों से युक्त यह एक महान ग्रंथ है अर्थशास्त्र। ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए आगे चलते हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इससे क्या होती है? ये जो अर्थशास्त्र है, इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब लिखने की जगह नहीं है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखिएगा। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। देखिए इसको मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे दिखाई दे रहा है ना। देखिए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। ठीक है ना। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये कल्हण के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, राजतरंगिणी। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है? राजतरंगिणी का अर्थ है, इसमें क्या है? राजतरंगिणी में क्या है? राजतरंगिणी में राजाओं की नदी के बारे में लिखा गया है। राजाओं की नदी की चर्चा की गई है राजतरंगिणी में। ठीक है ना। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। ये राजतरंगिणी जो ग्रंथ है इसमें क्या है? 8 सर्ग हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजतरंगिणी जो ग्रंथ है उसमें कितने सर्ग हैं, तो हम लोग क्या आंसर मारेंगे? 8 सर्ग हैं। ठीक है। जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसकी संज्ञा किसकी दी गई है? तरंगों की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसमें क्या है? इसमें 12वीं सदी तक के कश्मीर के 12वीं सदी तक के
कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ठीक है ना। राजतरंगिणी में 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में सुरक्षित है। देखिए अब आइए अरबों की जो है, अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में सुरक्षित है। चचनामा, अब आप लोग कहिए कि चचनामा का अर्थ क्या होता है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि चचनामा का अर्थ क्या होता है। चचनामा का देखिए, चचनामा का मतलब क्या? चचनामा का मतलब चच की कहानी। चच की कहानी। अब चच की कहानी, चच क्या है भाई? तो देखिए, चच सिंध के एक हिंदू ब्राह्मण शासक थे। चच जो है, चच क्या थे? चच क्या थे? चच सिंध के एक हिंदू ब्राह्मण शासक थे। चच जो है, चच सिंध के एक हिंदू ब्राह्मण थे। सिंध के एक हिंदू ब्राह्मण शासक थे। ठीक है ना। यह पुस्तक एक फारसी ग्रंथ है। यह जो पुस्तक है वह क्या है? यह फारसी ग्रंथ है। सीताराम सीताराम। देखिए, चचनामा जो ग्रंथ है वो क्या है? फारसी ग्रंथ है। ठीक है ना। क्या है? फारसी ग्रंथ है। अब देखिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। उतार लिए ना आप लोग। देखिए आगे बढ़ते हैं। बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन हमको उम्मीद है कि इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैमरा हिल रहा होगा। इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अगर कोई पूछ दे इतिहास में, अगर कोई पूछ दे तो आप खट से जवाब दे सकें, ऐसा हम तैयार करने वाले हैं आप लोगों को। और हम खुद होने वाले हैं तैयार, क्योंकि जो हम बता रहे हैं हमारा भी रिवीजन हो रहा है, हम भी जान रहे हैं, सीख रहे हैं। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो हम बता रहे हैं आप लोगों को पाणिनि। ठीक है ना। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत, देखिए यहाँ पे देखिए, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। अगर क्वेश्चन है पूछ दे कि संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है, तो आप क्या उत्तर मारिएगा? अष्टाध्यायी। ठीक है ना। तो अगर अगला क्वेश्चन अगर आ जाए कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है भाई, तो हम लोग क्या आंसर मारेंगे? पाणिनि। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। देखिए आगे चलते हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। आगे देखिए, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द
का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर क्वेश्चन आए कि पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस में हुआ है, तो हम लोग क्या बताएंगे, किस ग्रंथ में, किस पुस्तक में हुआ है पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग, तो हम लोग क्या आंसर मारेंगे, अष्टाध्यायी। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अष्टाध्यायी में पहली बार कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो क्या हम लोग मारेंगे, कौन सा। अगर पूछ दे कि अष्टाध्यायी में पहली बार कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है, देखिए अगर एग्जाम में पूछ दे कि लिपि शब्द का प्रयोग पहली बार किस में हुआ है, कौन सी पुस्तक में हुआ है, तो क्या मारेंगे हम लोग, अष्टाध्यायी। तो देखिए अगर पूछ दे क्वेश्चन कि अष्टाध्यायी में पहली बार कौन सी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो क्या आंसर मारेंगे, लिपि शब्द का। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। देखिए कात्यायन क्या है, कात्यायन। देखिए आगे देखिए, कात्यायन, कात्यायन की गार्गी संहिता, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है ना। कात्यायन की गार्गी संहिता जो है क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है ना। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, लेकिन फिर भी इसमें भारत पर यौवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि क्या थे, पतंजलि, देखिए इसको आप ध्यान में रखिएगा, पतंजलि क्या है, ये पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि पतंजलि कौन थे भाई, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है ना। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से क्या पता चलता है, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। शुंगों का इतिहास पता चलता है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि महाभाष्य का अर्थ क्या होता है, महाभाष्य का मतलब क्या होता है। देखिए महाभाष्य का अर्थ होता है महान टीका। क्या, महाभाष्य का अर्थ होता है महान टीका। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग समझ चुके होंगे, पूरी बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, और जितना भी हमने बताया है वो पूरी तरह से आपके मस्तिष्क में घुसा होगा। और देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे और उसका उत्तर आप लोगों को मिल चुका होगा। तो देखिए हमारी जो वीडियो जो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इससे ज्वाइन कीजिए, इस फैमिली मेम्बर से आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।